हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और इससे पहले का जो सेक्शन था वो एंशिएंट हिस्ट्री था, उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा मिडियावल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास एक छोटा मतलब सेक्शन है, तो इसको जल्दी समाप्त कर लेंगे। चलिए, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के तहत जो हमारा पहला टॉपिक है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको एनालिसिस करते हैं और प्रत्येक पॉइंट को भी कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पे 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मक्का कहां पर है? तो सऊदी अरब में है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था किन लोगों के द्वारा? तो अरबों के द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। परंपरा अनुसार अगर बात करें तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान का संबोधित किया है और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 711 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही है। कहीं कहीं पर आपको 712 ईस्वी भी मिल जाएगा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान बुदैल ने किया, किंतु यह भी असफल रहा। इन परिस्थितियों में इराक के हकीम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। देखिए, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के वर्ष के बारे में मतभेद है। बीडी महाजन के अनुसार यह तिथि 711 ईस्वी है और हरिश्चंद्र वर्मा जो है इनके अनुसार यह तिथि 711 है। लेकिन क्वेश्चन में 711 दिया गया है, तो अभी उत्तर जो होगा आपका सी होगा। 712 वाला भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? तो देखिए, सी ऑप्शन सही है। इसमें 712 दिया है, तो आपको समझ में आ गया कि 711 और 712 इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मिलेंगे आपको टिक करने हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। सी ऑप्शन सही है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ और उसका कोई अस्थायी परिणाम भी नहीं हुआ। अरबों का राज सिंध और मुल्तान के पूरब में नहीं फैल सका, उनकी शक्ति क्षीण हो गई। डॉक्टर स्टैनले लेनपूल के शब्दों में अगर बात करें तो सिंध को अरबों ने विजय तो किया, किंतु यह विजय इतिहास और इस्लाम धर्म की जो घटना थी मात्र बन के रह गई। यह एक प्रभाव रहित विजय थी और इनके इस अधूरे काम को तुर्कों ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन लोग थे? तो अरबी थे। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बंबई के थाने पर हुआ था। यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। खलीफा अल वाजिद के शासन काल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध पे 712 और मुल्तान पे 713 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। मोहम्मद बिन कासिम था, एक अरबी था और वह जो था राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय उसकी आयु जो थी मात्र 17 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन जो है गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो है अल्पतकीन। ये ऑप्शन सही है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतकीन था। गजनी वंश का एक अन्य नाम है यामनी वंश। अल्पतकीन गजनी को अपनी राजधानी बनाया और इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था।
10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? वो था बिदाधर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक जो था वो बिदाधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि बिदाधर और महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में बिदाधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध अस्त्र उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी वापस लौट गया और इस प्रकार बिदाधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बिदाधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कनौज के शासक राजपाल को सजा देना। उनकी दृष्टि में राजपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राजपाल पर जो है आक्रमण किया और उसे मार दिया। 11 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और कारण आर कह रहा है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। देखिए, ये सही है, आर गलत है, क्योंकि यह कभी भी अस्थायी शासन मतलब कि कायम करने के लिए आक्रमण नहीं करता था। ये सिर्फ धन को लूटने के लिए आक्रमण करता था। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही है। 17 बार आक्रमण जो है ये भारत पर किया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? वो है आपका उत्तबी, यानी बी ऑप्शन सही है। महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था। वह विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उस समय मतलब उसका जो दरबारी इतिहासकार था उत्तबी था। उसने किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अलबुर्नी, तारीख ए सुबुतगीन का लेखक वैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस की कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी और उनसुरी विद्वान अजीद और फारूकी तथा शाहनामा के रचयिता फिरदौसी प्रमुख व्यक्ति थे। तो नाम एक बार दो बार जो है आपको रिवीजन कर लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो देखिए, ये जो था डाउटफुल क्वेश्चन था। दिए गए विकल्प में जो है प्रश्न है जो है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा के जो लेखक हैं फरिश्ता न होकर फिरदौसी हैं। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था और मतलब प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इससे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती थी। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर बी होगा। जबकि फरिश्ता तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी थी। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रह रहा था और बाद में बीजापुर चला गया था। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को जो है समर्पित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? तो आपको सेम क्वेश्चन है, मिल गया जो ऊपर में डिस्कस किए थे, फिरदौसी है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? वो था आपका अलबुर्नी, बी ऑप्शन सही है। महमूद गजनवी के साथ जो है प्रसिद्ध इतिहासकार अलबुर्नी 11वीं सदी में भारत आया। इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद। इससे तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, अलबुर्नी भारत में आया था, कब आया था? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में, सी ऑप्शन सही है। 17 सेम क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो वो था अलबुर्नी। 18 नंबर क्वेश्चन भी आपको जो है सेम ही है। निम्नलिखित में कौन अलबुर्नी के संबंध में सही नहीं है? तो ऊपर में हम लोग डिस्कस किए थे। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, जो कि गलत है। अलबुर्नी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ए ऑप्शन आपका सही है, बाकी इसमें आपका जो है सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, कौन था? तो अलबुर्नी था, सी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबुर्नी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा यानी ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबुर्नी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों के व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। इन रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और उनके संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह पर भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया है। अलबुर्नी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम सचाऊ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जो है निर्गत किए हैं? बताइए। तो है आपका महमूद गजनवी। तो आपका बी ऑप्शन सही है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जो है महमूद गजनवी ने जारी किए। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था, दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था। और आप देख सकते हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूं इस लेख को। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था अव्यक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर सर्वतो 418। चांदी के इस सिक्के का वजन 3.0 ग्राम था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो ये था आपका शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। सी ऑप्शन सही है। देखिए, मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 यानी 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पे हुआ। 1205 ईस्वी तक वह जो है बराबर साम्राज्य विस्तार और पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 और 76 ईस्वी तक जो है मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए और तराइन के दूसरे युद्ध जो 1192 ईस्वी में होता है, इसमें पृथ्वीराज की जो है हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। 22 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम सेकंड ने। ये ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज सेकंड या भीम सेकंड ने अपनी योग और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया, उसे परास्त कर दिया। गौरी की भारत में पहली यह पराजय थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो बताइए किस युद्ध में? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी यानी 1194 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। देखिए, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कनौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? वो था आपका जयचंद। बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वह कौन सा युद्ध था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। बी ऑप्शन सही है। कब हुआ था? तो 1192 या 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयत्न किया, किंतु सुरसती आधुनिक सिरसा
हरियाणा राज्य में जो है इसके निकट उसे बंदी बना लिया गया। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में अगर बात करें तो विभिन्न मत प्रकट किए गए हैं। उनमें हसन निजाम का जो मत है स्वीकार किया जाता है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान गौरी के साथ अजमेर गया था और उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु जब उसने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। निम्नलिखित नामों का कालानुक्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। तो बताइए कौन जो नाम है पहले आएगा कालक्रमानुसार के अनुसार। तो देखिए इसमें जो है पहला आता है आपका महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, इसके बाद चंगेज खां, इसके बाद लास्ट में तैमूर। तो देख लेते हैं सबका कार्यकाल। सन 1000 और 1026 के बीच, ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। सन 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार और पूर्व विजित राज की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? वह मोहम्मद गौरी के सिक्के पे। ठीक है। और दूसरे तरफ जो है अरबी में कलमा खुदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी के विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा जो है स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद गौरी जिसे बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में जो है हांसी में नियुक्त किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से जो है प्रसन्न होकर गौरी ने उसे कुहराम और समाना का प्रशासन नियुक्त किया। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 29। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? वह है आपका बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन सही है। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी नहीं था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। उसने 1202 ईस्वी तक बिहार पर विजय की। इसके बाद नालंदा और विक्रमशिला को जो है तहस नहस कर राजधानी उदवंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1204-5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का जो शासक था लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में जो है प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली। वही कुछ समय तक वह शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी जो है संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में